हमारी गर्मी की छुट्टियां अक्सर मेरी दादी के पहाड़ों वाले घर में बीतती थीं। लेकिन इस साल मेरे पिता, जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने 1 महीने के लिए एक पुराना हवेली किराए पर ली थी। उन्होंने उसे ब्लैकवुड मैनर कहा। नाम ही एक कहानी जैसा लगता था। वह घर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था, सबसे पास वाले गांव से बहुत दूर। यह एक बड़ी फैली हुई इमारत थी जो गहरे भूरे पत्थर से बनी थी, जो लगभग उगी हुई आइवी और पुराने बरगद के पेड़ों से ढकी हुई थी। उसकी खिड़कियां काली चौकस आंखों जैसी थीं, जो हमें देखती हुई लगती थीं, जैसे हमारी कार घुमावदार कच्ची सड़क पर खड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ी। यहां हवा ठंडी और शांत हो गई थी। केवल देवदार के पेड़ों से हवा के सिसकने की आवाज से भरी हुई थी, जो संपत्ति की रक्षा करते थे, जैसे खामोश संतरी। मेरी छोटी बहन मिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह सिर्फ 8 साल की थी और उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी थीं। मैं 10 साल का होने के नाते बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे भी एक छोटी सी सिहरन महसूस हुई। मुख्य दरवाजा, जो भारी गहरे लकड़ी का बना था, एक ऐसी कराहट के साथ खुला जो अंदर के विशाल खाली हॉल में गूंज उठी। धूल के कण एक ऊंची रंगीन शीशे वाली खिड़की से अंधेरे को चीरते हुए सूरज की एक किरण में नाच रहे थे। अंदर की खामोशी भारी थी, एक ऐसी खामोशी जो अनकहे शब्दों और भूली हुई यादों से भरी हुई लगती थी। यह उस तरह का घर था जो अपने राजों को छिपाकर रखता था, उन्हें आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे पिता को उखड़े हुए वॉलपेपर और जाले से ढके फर्नीचर में इतिहास दिखाई दिया। मेरी मां को एक बड़ा रोमांच दिखाई दिया, शहर के शोर से बचने का एक मौका। वे कमरे दर कमरे चलते रहे। उनकी आवाजें विशाल जगह में छोटी लग रही थीं। मियां और मैं मुख्य हॉल में रुके रहे, ऊपर की ओर मुड़ी हुई शानदार सीढ़ी को देखते हुए, जो दूसरी मंजिल की छाया में ऊपर की ओर जाती थी। ऐसा लगा जैसे कोई हमें सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे से देख रहा था। इस घर में एक खामोश दर्शक जिसे समय भूल गया था। दीवार पर लगे चित्र, जिनके चेहरे फीके और फटे हुए थे, ऐसा लगता था कि उनकी आंखें हमारी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। उस पहली शाम, जब सूरज ढलना शुरू हुआ, तो घर ने एक अलग रूप ले लिया। परछाइयां लंबी होती गईं और अजीब आकृतियों में मुड़ती हुई दिखाई दीं। हवेली के कोनों के चारों ओर हवा चिल्ला रही थी, जिससे दुखद चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं। मेरे पिता ने भव्य चिमनी में आग जलाई और उसकी चटकती हुई लपटों ने दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डालीं, जिससे कमरा आरामदायक और डरावना दोनों लगने लगा। हमने अपना रात का खाना चुपचाप खाया। हमारे कांटे और चम्मचों की खनकती हुई आवाजें शांति में असामान्य रूप से तेज लग रही थीं। बाद में जब मैं एक बड़े ठंडे कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था, तो मुझे यकीन था कि मैंने एक हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रहा हो, जो घर के अंदर कहीं गहराई से आ रही थी। ब्लैकवुड मैनर में दिन खोजबीन में बीतते थे। मियां और मैं इसके अंतहीन गलियारों में घूमते थे। हमारे कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंजती थी। हमें एक धूल भरी लाइब्रेरी मिली जो समय और क्षय की गंध वाली किताबों से भरी थी। उनके पन्ने छूने पर टूट जाते थे। हमें एक बॉलरूम मिला जिसमें एक भव्य पियानो एक सफेद चादर से ढका हुआ था, जो एक सोते हुए विशालकाय जैसा लग रहा था। लेकिन रातें वास्तव में अजीब थीं। अंधेरा होने के बाद घर जीवंत हो उठता था। हमें हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो दीवारों से ही आती हुई लगती थी, नरम और अस्पष्ट, जैसे सूखी पत्तियों की सरसराहट। कभी कभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता था, जिसके आगे एक अंधेरा खाली कमरा दिखाई देता था। एक रात मुझे एक हल्की खटखटाहट की आवाज से नींद खुली। ये मेरी खिड़की से आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। बाहर चांद पूरा था, जो बगीचे पर एक चांदी की रोशनी डाल रहा था। एक पल के लिए मैंने पुराने ओक के पेड़ के पास एक हलचल देखी, एक छोटी पीली छाया जो जैसे ही मैंने सीधे देखा गायब हो गई। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ चांदनी का एक धोखा था, शायद एक उल्लू उड़ रहा था। लेकिन देखे जाने का एहसास बना रहा। गर्म रात में एक ठंडा धब्बा। मैंने अपनी चादर अपनी ठोड़ी तक खींच ली और हल्की लयबद्ध खटखटाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो घंटों तक चलती रही। मियां ने अपने नए दोस्त के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने उसे लियो कहा। उसने कहा कि उसे लुका छिपी खेलना पसंद है, लेकिन वह बहुत शर्मीला है और तभी दिखाई देगा जब कोई और आसपास ना हो। पहले हमारे माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है, एक खेल जो अकेले पुराने घर में समय बिताने के लिए है। लेकिन एक दोपहर
मैंने मियाँ को हॉलवे में एक खाली कोने से बात करते हुए पाया। वह हंस रही थी और अपने अदृश्य दोस्त को बता रही थी कि अगला कहाँ छिपना है। जब मैंने पूछा कि वह किससे बात कर रही थी तो उसने बस मुस्कुराया और कहा, लियो, बिल्कुल, वह हमें अपना पसंदीदा कमरा दिखाना चाहता है, लेकिन दरवाजा हमेशा बंद रहता है। बंद कमरा ऊपर के गलियारे के अंत में था। इसमें एक भारी ओक का दरवाजा था जिसमें एक बड़ा जंग लगा ताला था, लेकिन कोई चाबी नहीं थी। मेरे पिता ने इसे खोलने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि यह एक स्टोर रूम था, लेकिन ताला पुराना और जिद्दी था। मियाँ ने जोर देकर कहा कि यह लियो का कमरा था। वह अक्सर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, सुनती थी और मुझे बताती थी कि वह उसे अंदर गुनगुनाते हुए सुन सकती है। मैं अपना कान ठंडी लकड़ी पर लगाता था, लेकिन मुझे घर की हमेशा मौजूद खामोशी के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। फिर भी उस विशेष दरवाजे से हमेशा एक अजीब ठंडक निकलती हुई लगती थी, एक ठंडक जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। बंद कमरे के बारे में मेरी जिज्ञासा हर बीतते दिन के साथ बढ़ती गई। फुसफुसाहटें, फ्लीटिंग शैडोज और मियाँ की लियो के बारे में कहानियां सब उसी ओर इशारा करती थीं। एक दोपहर धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन करते हुए मैं एक बड़ी चमड़े की बाउंड किताब देख रहा था, जो हवेली के मूल मालिक की एक डायरी थी। उसके पीले पन्नों के बीच मुझे एक छोटी अलंकृत लोहे की चाबी मिली। वह छूने पर ठंडी थी और उसके सिरे पर एक अजीब जटिल डिजाइन था। मेरा दिल उछल पड़ा। मुझे एक निश्चितता के साथ पता था जिसे मैं समझा नहीं सकता था कि यह बंद कमरे की चाबी थी। मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया, रहस्य उजागर करने का एक खामोश वादा। उस शाम पहाड़ियों पर एक तूफान आ गया। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और गरज ने पुरानी हवेली को उसकी नींव तक हिला दिया। यह एक परफेक्ट कवर था। मेरे माता पिता के सो जाने के बाद मैंने एक मोमबत्ती ली और अपने कमरे से चुपके से निकला। मियाँ पहले से ही जाग रही थी, हॉलवे में मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। लियो इंतजार कर रहा है, उसने फुसफुसाया। साथ में हम बंद दरवाजे की ओर गलियारे में चुपके से चले। घर आज रात शोर से भरा हुआ था, लकड़ी की कराहट, हवा की सीटी। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, सब कुछ शांत हो गया, मानो घर ही अपनी सांस रोक रहा है। कांपते हुए हाथ से मैंने पुरानी चाबी को ताले में डाला। यह पूरी तरह से फिट हो गई। मैंने उसे धीरे धीरे घुमाया और गलियारे में गूंजती हुई एक तेज क्लिक के साथ ताला खुल गया। दरवाजा एक धीमी कराहट के साथ अंदर की ओर खुला। एक बड़े खुले खिड़की से फीकी चांदनी में नहाया हुआ एक कमरा दिखाई दिया। यह एक बच्चे का बेडरूम था, समय में जमा हुआ। कोने में एक छोटा लकड़ी का बिस्तर खड़ा था, उसकी चादरें करीने से बिछाई हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक झूलता हुआ घोड़ा मोशनलेस खड़ा था और एक शेल्फ पर खिलौना सैनिकों का एक संग्रह व्यवस्थित था, एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार जो कभी नहीं होगी। यह एक दुखद अकेला कमरा था जो इंतजार की गहरी भावना से भरा हुआ था। जैसे ही हम अंदर गए, हवा अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई। खिड़की के पास एक छोटी मेज पर एक सिंगल फ्रेम तस्वीर औंधी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और पलट दिया। यह एक युवा लड़के की काले और सफेद तस्वीर थी, जिसमें उदास कोमल आंखें थीं, जो हवेली के सामने गर्व से खड़ा था। वह मेरी उम्र का लगता था। पीछे फीकी स्याही में एक नाम लिखा था, लियो 1925। मियाँ ने झूलते हुए घोड़े की ओर इशारा किया। वह उसका पसंदीदा है, उसने धीरे से कहा। उसी पल एक हल्की ठंडी हवा कमरे में बह गई और हमने झूलते हुए घोड़े को हिलते हुए देखा, थोड़ा सा ही, अपने आप आगे पीछे, मानो एक खामोश खुशहाल अभिवादन में। हम डरे नहीं थे। उस कमरे में खड़े होकर हमें डर नहीं, बल्कि गहरे दुख का एहसास हुआ। यह लियो की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां वह खुश था और एक ऐसी जगह जिसे वह कभी छोड़ नहीं पाया था। मुझे मिली डायरी ने बाकी कहानी बताई। लियो हवेली के पहले मालिक का बेटा था। उसे बगीचों में खेलना बहुत पसंद था, खासकर लुका छिपी। एक तूफानी शाम, एक खेल के दौरान वह अटारी में एक पुराने संदूक में छिप गया था। दुखद रूप से ढक्कन बंद हो गया था और किसी ने उसे समय पर नहीं ढूंढा था। उसकी आत्मा हमेशा एक बच्चा जो अपना खेल खत्म करना चाहता था, अपने घर से बंधी रही, एक साथी का इंतजार करती रही। मियाँ खिड़की पर चली गई और बारिश से लथपथ बगीचे को देखने लगी। वह बस एक आखिरी खेल खेलना चाहता है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वह मिलना चाहता है। मैं समझ गया कि हमें क्या करना था। यह भागने या डरने के बारे में नहीं था। यह एक खोए हुए दोस्त को शांति खोजने में मदद करने के बारे में था। हम नीचे गए और अपने माता पिता को सब कुछ समझाया।
मेरे पिता इतिहासकार ने आश्चर्यजनक रूप से खुले दिमाग से सुना, डायरी और तस्वीर को देखते हुए। उन्होंने सच्चाई को भूतिया कहानी के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के एक भूले हुए टुकड़े के रूप में देखा, एक मानवीय त्रासदी जिसे क्लोजर की आवश्यकता थी। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था, हवा को साफ और ताजा छोड़ गया था, सूरज चमक रहा था। मियाँ के नेतृत्व का पालन करते हुए हम सब बगीचे में गए। तैयार हो या ना हो, मैं आ रहा हूं, मियाँ ने पुकारा। उसकी आवाज साफ और उज्जवल थी। हमने एक परिवार के रूप में एक साथ खोज की। हमने बड़े ओक के पेड़ के पीछे और उगी हुई गुलाब की झाड़ियों में देखा। अंत में हम धूल भरी अटारी में गए। कोने में एक सफेद चादर के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक था। मेरे पिता ने धीरे से ढक्कन उठाया। संदूक खाली था, बेशक, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक गर्म कोमल हवा अटारी से होकर खुली खिड़की से बाहर निकली। अपने साथ एक बच्चे की हल्की खुशहाल हंसी की आवाज ले गई। उस दिन से घर अलग लगने लगा। ठंडे धब्बे चले गए, फुसफुसाहटें बंद हो गईं और भारी चुप्पी की जगह शांति की भावना आ गई। ब्लैकवुड मैनर अब एक भूतिया घर नहीं था, बल्कि बस इतिहास से भरा एक पुराना घर था। हमने अपनी बाकी छुट्टियां वहीं बिताई और यह अद्भुत था। लियो आखिरकार मिल गया था, उसका खेल खत्म हो गया था और उसकी आत्मा मुक्त थी। जब हम महीने के अंत में निकले तो हमने एक आखिरी बार हवेली को देखा। उसकी खिड़कियां अब चौकस आंखों जैसी नहीं लगती थीं, बल्कि ऐसा लगता था कि वे हमें एक प्यारी विदाई दे रही थीं। हम एक डरावनी कहानी की उम्मीद में आए थे, लेकिन हम उसकी हैप्पी एंडिंग लिखने में मदद करके चले गए।